नमस्कार। टॉपिक है हमारा गंधार कला शैली। बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार जो उनका पेपर है उसका भी ये टॉपिक है, और जो उनका भारत का इतिहास जो प्रश्न पत्र है, तो दोनों में कॉमन है टॉपिक, जिसका नाम है गंधार कला शैली। इसके अलावा हम इसके बाद में बात करेंगे मथुरा के बारे में भी। मथुरा शैली जो है कला की, ये जो दोनों ही शैलियाँ हैं, इनका जो विकास हुआ सर्वप्रथम माना जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में इनका विकास हमें दिखाई देता है। तो ये कला के क्षेत्र में दो बहुत ही अलग और स्वतंत्र शैलियाँ हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली। ये दोनों ही शैलियों को कनिष्क की तरफ से पर्याप्त प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्क जो कि कुषाण राजवंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया गया उनके द्वारा, और उनके शासनकाल में बहुत सारे स्तूप और विहारों का निर्माण कार्य किया गया। और भी बहुत सारे निर्माण कार्य कनिष्क के द्वारा किए गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो निर्माण कार्य माना जाता है, उनकी जो राजधानी थी जिसका नाम था पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर जिसे हम कहते हैं, उसमें उन्होंने 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का टावर बनवाया था, और इस टावर के ऊपर एक लोहे का छत्र स्थापित किया गया था, और उसी के पास में एक बहुत बड़ा विशाल संघाराम निर्मित किया गया था। और ये जो संघाराम है, इसको कनिष्क चैत्य के नाम से जाना जाता है। ये जो संपूर्ण संरचना है, इसके वास्तुकार जो थे, इसका निर्माण जो किया गया था, वो यवन वास्तुकार थे अगीलस, उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था। इसके अलावा भी कनिष्क ने कुछ प्रमुख नगरों के भी निर्माण किए थे। उनमें कुछ नाम अगर हम लेना चाहें तो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक नए नगर का निर्माण कार्य भी करवाया था। अब हम बात करते हैं बेसिकली गंधार कला शैली के विषय में। ये जो शैली है, इस पर यूनानी कला का प्रभाव है, और देश का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश है, पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस शैली का विकास हुआ था। कला के क्षेत्र की एक नवीन शैली मानी जाती है, और इसे गांधार शैली के नाम से, जो इस गांधार जो क्षेत्र था वो इस शैली का एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए हम इसे गांधार शैली के नाम से जानते हैं। बहुत सारे अधिकांश विद्वानों की ये मान्यता है, जिनमें प्रमुख पाश्चात्य विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले गांधार शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि मथुरा जो था वो इससे पूर्व ही कला का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र रह चुका है, जहाँ पर नाग की और इस तरह की बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण, यक्ष की मूर्तियों का निर्माण मथुरा के शिल्पी इससे पूर्व भी कर चुके हैं। तो वी.एस. अग्रवाल जो है वो कहते हैं कि बुद्ध मूर्तियों को बनाने का जो काम किया था सर्वप्रथम, वो मथुरा के शिल्पियों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब हम बात करें कि गांधार कला शैली है क्या। ये जो शैली है, इसके विषय भारतीय हैं, ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। यही नहीं, इस पर हम रोमन कला का भी स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इसका विषय हालांकि बुद्ध ही है, बौद्ध से संबंधित विषयों का ही इसमें कला में इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस कला को हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं। जैसे गांधार कला, तो इसका सर्वप्रचलित नाम है। इस कला को यूनानी बौद्ध नाम से, इंडो ग्रीक कहा जाता है, ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। बहुत सारे स्थल हैं जहाँ से इस शैली की मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है, जो अफगानिस्तान में फैले हुए हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुए हैं। गांधार कला के 7 प्रमुख स्थल अग्रवाल ने बताए हैं, वी.एस. अग्रवाल ने। उनमें तक्षशिला, पुष्कलावती, स्वात घाटी, कापिशी, नगरहार, बामियान और वहलीक, जिसे बैक्ट्रिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र था, जो सेंटर पॉइंट था, वो गांधार था, इसीलिए गांधार कला के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर रही है। बाकी बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे जो स्तूप मिलते हैं हमें, विहार मिलते हैं,
उनके अवशेषों से बहुत बड़ी संख्या में बुद्ध की और बोधिसत्व जो बुद्धिज्म से संबंधित हैं उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। ये जो मूर्तियाँ थी इनका निर्माण काले स्लेटी पत्थर पे किया गया था। चूने की भी मिलती है, पक्की मिट्टी की बनी हुई मिलती हैं। मूर्तियाँ बहुत सारी मुद्राओं में प्राप्त होती हैं, जैसे ध्यान मुद्रा, पद्मासन की मुद्रा में मिलती हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश देते हुए, वरद यानी वरदान की मुद्रा और अभय, जो तमाम मुद्राएं कला के क्षेत्र में होती हैं, तमाम मुद्राओं में हमें ये मूर्तियाँ प्राप्त होती है। बुद्ध के जीवन और बुद्ध के जीवन से जो उनके पूर्व जन्म हो चुके उनसे संबंधित बहुत सारी घटनाओं के दृश्यों का अंकन इस कला के माध्यम से किया गया है। जैसे कि माया की लुम्बिनी यात्रा, उनकी जो माता थी माया, उनकी लुम्बिनी यात्रा, बुद्ध के जन्म का चित्रण किया गया है। महाभिनिष्क्रमण यानी बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था, संबोधि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो जो अंकन किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, और महापरिनिर्वाण बुद्ध के द्वारा जो संसार त्याग किया गया था। इन तमाम महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, उन सभी का अंकन इस शैली के माध्यम से किया गया है। कुछ जो दृश्य हैं शैली में बनाए गए हैं वो बहुत ही प्रभाव छोड़ने वाले हैं, बहुत ही करुण हैं, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। जैसे कि तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य है जिसमें बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और उपवास की वजह से काफ़ी समय से उन्होंने भोजन नहीं किया है। इसके कारण उनका शरीर बहुत ही क्षीण कमज़ोर हो गया है और उनके शरीर में जो उनकी जो पसलियाँ हैं वो तमाम चीज़ें उनकी नज़र आ रही है, लेकिन उनके जो चेहरे का जो तेज है, जो दृढ़ निश्चय है, वो जो उस कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए गांधार कला के कुछ प्रमुख नमूनों के रूप में मानी गई है। और भी बहुत सारे दृश्य जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बोधिसत्व की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मैत्रेय बोधिसत्व की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कुछ अवलोकितेश्वर की है, मंजूश्री पद्मपाणि जो बोधिसत्व हैं उनकी मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त होती है। गांधार शैली की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अर्थात मनुष्य के शरीर का या बुद्ध के शरीर का, जिसका भी उन्होंने कला के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, उसके शरीर का बिल्कुल यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की गई है, जिसमें मांसपेशियाँ साफ नज़र आती है, मूँछों का अंकन किया गया है, लहरदार बाल जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शित किए गए। बुद्ध की जो वेशभूषा पहनाई गई है वो यूनानी है, साथ ही साथ उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। जो प्रभामंडल है मूर्ति का वो बहुत ही सिंपल है, सादा है, उसमें अलंकरण नहीं है बहुत ज़्यादा। और एक और ख़ास बात है इस कला की कि शरीर से बहुत ही सटे हुए, बहुत ही झीने ट्रांसपेरेंट वस्त्र जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें से अंग अंदर से नज़र आते हैं, ऐसे झीने वस्त्रों के माध्यम से इसका अंकन किया गया है। उनके जो बाल हैं वो घुंघराले बाल दिखाए गए हैं और इन तमाम वेशभूषा और इन प्रतीक चिन्हों की वजह से बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो की जैसी प्रतीत होती है। आलोचना करें तो गांधार का जो कलाकार था वो बुद्ध के देवत्व को समझने में असफल रहा है। वो मूर्तियाँ उतनी प्रभावक नहीं लगती है। बुद्ध के नेत्र खुले हुए हैं, उनके सिर के पीछे स्थानीय वृक्ष की पत्तियां भी बनाई गई हैं, लेकिन बुद्ध के मुखमंडल पर तेज का अभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियों और बोधिसत्वों की मूर्तियों के अलावा गांधार शैली की कुछ देवी मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें हारिति है जो कि कुबेर की पत्नी है, रोमा और एथीना देवी की कुछ मूर्तियां मिलती हैं। हारिति जो है उन्हें मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था और सौभाग्य और धन धान्य देने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती थी। हालांकि कला की दृष्टि से मूर्तियाँ तकनीकी रूप से यवन प्रभाव से यानी यूनानी प्रभाव से प्रेरित है, लेकिन लक्षण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारतीय इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है।
जैसे कि बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनके सिर पर उष्णीश मिलता है, मस्तक पर ऊना है, हाथ और पैरों के तलवों पर जो महापुरुष के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। शरीर को ढकती हुई उत्तरीय जो होता है एक वस्त्र वो दिखाया गया है। जो मुद्राएं हैं, अभय मुद्रा हो चाहे योगासन हो, इस तरह से सिर के पीछे जो प्रभा मंडल है, ये तमाम भारतीय लक्षण जो हैं वो इस कला के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए हैं। गांधार की जो शैली है उसमें जो मूर्तियां निर्मित की गई हैं उसमें आध्यात्मिकता और भावुकता नहीं दिखाई देती है, बल्कि ये बौद्धिक ज़्यादा है और शारीरिक सौंदर्य को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। इसका जो क्षेत्र था हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित रही, क्योंकि पूरी तरह से यूनानी प्रभाव से प्रभावित थी, तो भारतीय कला की मुख्य धारा से हमेशा अलग ही रही। भारत के बाहर अगर हम बात करें तो गांधार कला का बहुत व्यापक प्रभाव दिखाई देता है, जैसे कि चीनी तुर्किस्तान है, मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान, यहाँ की बौद्ध कला को इस कला ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो कुषाण पीरियड में अत्यंत महत्वपूर्ण रही, इसका प्रचार प्रसार भी हुआ विदेशों में, और लगभग 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस कला में जो है वो इसके उतना इम्पोर्टेंट स्थान कला के क्षेत्र में नहीं रहा। हम कह सकते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में इस कला का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। तो ये है गांधार कला शैली जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है भारतीय कला के विकास में। थैंक यू।